with a new topic that is terrorism, a global problem. तो शुरुआत हुई थी 1990s में. In the time of 1990s, India was the country who was suffering from terrorist activity. आपको याद होगा 1993 में बॉम्बे में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, ठीक है, वो एक मान लो इंडिया का पहला ऐसा इंसिडेंट था कि जब इंडिया में आतंकवादी हमले हुए. और उस टाइम पे जब इंडिया ने ये बात वर्ल्ड के लीडर्स के साथ बात की, अमेरिका से बात की, रशिया से बात की, यूके से बात की, तो उन्होंने बताया कि दिस इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया एंड उसको ऐसा बोल के इग्नोर किया. लेकिन जब 1999 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक होता है 9/11 का, ठीक है, तब पूरी दुनिया को एक चीज रियलाइज हो गई कि टेररिज्म जो है वो कोई नेशनल, कोई कंट्री तक लिमिटेड नहीं है. इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. ठीक है, 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक आप सबको याद होगा. उसके बाद जर्मनी में अटैक हुए, यूके में अटैक हुआ, ठीक है, फ्रांस में अटैक हुए, सीरिया वगैरह में अटैक हुए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, लगभग कोई कंट्री आज ऐसी नहीं बची है जहाँ पे आतंकवादी हमले नहीं हुए. जब वर्ल्ड कप चल रहा था 2000 कब था वर्ल्ड कप 2017 था शायद, 2017 में जो वर्ल्ड कप चला था या 18 में जो वर्ल्ड कप चला था, वहां पे न्यूजीलैंड में भी टेररिस्ट अटैक हुआ. तो फिर न्यूजीलैंड एक बहुत छोटी कंट्री है, बहुत कम पॉपुलेशन है और बहुत ही अच्छा एजुकेशन है. वहां पे भी टेररिस्ट अटैक हुआ. वहां पे एक न्यूजीलैंड का सिटीजन मस्जिद में घुस जाता है और अंधाधुंध गोलीबारी करता है. तो ये जो टेररिज्म है, इट इज नॉट अ नेशनल प्रॉब्लम, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. ठीक है, कोई कंट्री इससे बची नहीं है. हर कंट्री में इस तरह के इश्यूज देखे जाते हैं. और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद तो पूरा ही दुनिया को सामने आ गया था कि ये कोई इंडिया या अफगानिस्तान या पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है. तो टेररिज्म हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टेररिज्म में इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है. ठीक है, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. टेररिज्म लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, ह्यूमन राइट्स का डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लड शेड. ठीक है, खून बहता है, डिस्ट्रक्शन होता है, फिर फियर, डर, केओस मतलब कि एक्साइटमेंट. ठीक है, एकदम टेंशन हो जाते हैं हम, वायलेंस, अनरेस्ट एक्सेट्रा. तुम लोगों ने अच्छी बात है कि अपने आसपास कभी टेररिज्म को नहीं देखा. ठीक है, लेकिन मुझे याद है 2009 या 2010, या मुझे ज्यादा याद नहीं है, आपको पता होगा कि गुजरात में भी सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए. आपको ये तो पता है ना? यस सर. और आपको पता है कि एक बॉम्ब इसमें से कहाँ पे फूटा था? एक बॉम्ब बापू नगर का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. बापू नगर वाज द वन प्लेस वेयर देयर वाज अ लाइव बॉम्ब. ठीक है, और वो बता, वो लोकेशन में बता कहाँ पे वो बॉम्ब फटा था. तो वो था संजूबा हॉस्पिटल के बाजू में जो डायमंड मार्केट है, बापू नगर जो शाम शीतल वाला जो चार्ज का है, उसके आधे किलोमीटर पे जो डायमंड मार्केट है, चाय की दुकान के बाहर एक साइकिल में बॉम्ब रखा था. और लकीली सर हॉस्पिटल में भी रखा था ना. लकीली 15 मिनट पहले ही वहां से मैंने चाय पी थी. मतलब मैं तो नहीं गया था, लेकिन प्यून वहां से चाय लेके आया था. ठीक है, और उस टाइम का हमारा क्लास भी संजूबा हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने था. तो उस टाइम का मैं लाइव एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता कि जब मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा लेक्चर नहीं था. ठीक है, चाय पी रहा था, वो जो चाय वहां से आई थी वही चाय पी रहा था. ठीक है, और एक ऐसा जोर से ब्लास्ट होता है, मतलब ऐसा आवाज आपने लाइफ में कभी नहीं सुना होगा. ठीक है, जहाँ पे हुआ था उससे मैं 200-300 मीटर दूर पे था, उसके सामने की तरफ मैं था, सेकंड फ्लोर पे था. लेकिन ऐसा ब्लास्ट हुआ कि मतलब मान लो कि किसी ने एक साथ 100 जितने मिट्टी बॉम्ब एक साथ फोड़ दिए, दूसरी बॉम्ब एक साथ फोड़ दिए. तो ऐसा ब्लास्ट हुआ था. और देखते देखते इतना भागाभागी हुआ, इतना दौड़म दौड़ी हुआ, किसी को कुछ सुन नहीं रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ. कि सबको लगा था गैस का सिलेंडर फटा होगा, क्योंकि कभी भी किसी ने सोचा नहीं था कि अहमदाबाद, बापू नगर जैसे एरिया में आतंकवादी हमला भी हो सकता है. सर कौन सी साल में हुआ था?
15-20 मिनट के बाद तो न्यूज आने लगी कि एक बॉम्ब इंडिया कॉलोनी वाला जो डायमंड मार्केट है नेशनल हाईवे 8 पे वहां पे भी फटा। फिर पता चलने लगा कि एक बॉम्ब जो है हाटकेश्वर की सब्जी मंडी के लारी के नीचे रखा हुआ था वो भी फटा। फिर एक बस के अंदर रखा हुआ था वो भी फटा। हॉस्पिटल में, ठीक है, और ऐसा प्लान किया था कि जैसे 6:30 बजे पूरे अहमदाबाद में ब्लास्ट करेंगे और 7 बजे इमरजेंसी जो था, जहाँ पे अहमदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल है, जब भी कुछ इस तरह का होता है तो लोग सबसे पहले सिविल जाते हैं। तो आधे पौने घंटे के टाइम में सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेंटर में भी बॉम्ब किया था, ठीक है। तो जब जो लोग बॉम्ब से बच के इंजरी में वहां पहुंचे, वो लोग वहां पे जब पहुंचे तो वहां पे भी ब्लास्ट हुआ। तो इसका मतलब कि टेररिज्म जो होता है वो एक बहुत प्लानिंग से काम करता है, बहुत प्लान एक्टिविटी होती है। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी पिक्चर भी देखी है, हॉलीडे जैसी पिक्चर देखी है अक्षय कुमार की, उसमें बताया हुआ है कि कैसे टेररिस्ट जो होते हैं वो स्लीपर सेल्स के थ्रू और अपने अपने अलग अलग टारगेट के थ्रू काम करते हैं। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉर्मली हम इस टेररिज्म को धर्म के साथ जोड़ देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर धर्म के जो लोग हैं वो टेररिज्म फैलाते हैं, लेकिन टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। जब एक आतंकवादी हमला होता है तो आतंकवादी ये सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। वो ये नहीं सोचता कि हिंदू ज्यादा मरेगा, मुसलमान ज्यादा मरे या सिख ज्यादा मरे। उसके लिए तो जितनी ज्यादा कैजुअलिटीज होगी, जितनी ज्यादा डेथ होगी, उतना ही सक्सेसफुल उसका मिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं पता होगा कि बॉस हैदराबाद के अंदर मस्जिद के अंदर भी ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है, ठीक है, वो ज्यादातर टेररिज्म एक्टिविटीज वहां से होती है, लेकिन ये गलत है। टेररिज्म कभी भी धर्म के साथ नहीं होता, ठीक है, धर्म के साथ नहीं होता। टेररिज्म हैज नो कनेक्टिविटी विद एनी रिलीजन और सेक्ट, बट yet by linking terrorism to the religion, terrorists are getting indulged in cowardice and hateful। cowardice का मतलब डरपोक, ठीक है। इस तरह के डरपोक काम कर, डरपोक जैसा मतलब पीछे से वार कर रहे हैं, सामने से वार नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे ज्यादातर सुनने में आता है कि कश्मीर की आजादी के लिए जो वहां से ट्रेन होके इंडिया के अलग अलग एरिया पे आके वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। कश्मीर से उनको मोटिवेशन मिलता है, कश्मीर से उनको ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन वो जानते हैं कि कश्मीर के लोग या कश्मीर के जो मिलिटेंट्स है वो अगर इंडियन आर्मी के साथ डायरेक्ट लड़ेंगे तो 100% वो हारेंगे, क्योंकि वो कुछ हजारों में ही है और हमारी इंडियन आर्मी लाखों में है, ठीक है। हमारे पास वेल इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, मॉडर्न वेपन्स है, ठीक है। तो वो पता है कि कभी भी डायरेक्टली तो नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए वो लोग पीठ पे वार कर रहे हैं, ठीक है। पीठ पे वार करके अलग अलग एरिया में चूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि ताज पे अटैक हुआ था, होटल ओबरोय पे अटैक हुआ था, नरीमन हाउस पे अटैक हुआ था 26/11, ठीक है। 9/11 अमेरिका का था, 26/11 इंडिया का था। तो ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी हमने हमारी आंखों से देखा है, ठीक है। हमने हमारी आंखों में तो बहुत छोटे थे, लेकिन जैसे बता रहा हूँ कि मैंने तो अपनी आंखों से 300 मीटर की दूरी पे लाइव टेररिस्ट अटैक देखा है, ठीक है। और टेररिज्म इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। लेकिन जब टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तब क्या होता है मैं आपको बता दूं। टेररिज्म इज अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब एक रुकावट है। आपको पता है पाकिस्तान जैसी कंट्री आज कटोरा लेके वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास खड़ी हो गई, ठीक है। इंडिया से जब अलग हुई थी तो बहुत छोटी कंट्री थी, मतलब मान लो कि इंडिया से लगभग इंडिया के 2 स्टेट मिला दो, उत्तर प्रदेश मिला दो, वेस्ट बंगाल मिला दो और राजस्थान मिला दो, ये 3 स्टेट मिला दो तो पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी छोटी कंट्री चाहती तो कितना तरक्की कर सकती थी। उसके पास भी ओशन है, उसके पास भी बहुत बड़ी बड़ी नदियां है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की ना उसके पास कमी है ना इंडिया के पास कमी है, ठीक है। और वो छोटी कंट्री थी, चलो हमको नहीं आगे बढ़ता है क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, जितनी कंट्री बड़ी होती है उसके प्रॉब्लम चला होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो अपना ही बच्चा था, ठीक है, तो वो आगे निकल सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने हमेशा कश्मीर के नाम पे इंडिया के साथ झगड़ा करने का सोचा। हमेशा ये सोचता रहा कि कैसे मैं कश्मीर को हर दूं, और वो मिलिट्री में आज भी इंडिया से काफी कमजोर है, ठीक है। तो इसी वजह से वो हमेशा टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। आज भी ऐसा ही है कि जो कश्मीर में जो टेररिस्ट कैंप करते हैं उसके इनडायरेक्ट सपोर्ट, आप सोचो कि कश्मीरियों को वेपन्स कहां से मिलते होंगे, जो मिलिटेंट्स को वेपन कहां से मिलते होंगे,
उनको आतंकवादी हमले करने के लिए पैसा कहाँ से मिलता होगा? इंडिया तो देती नहीं होगी। और इंडिया में जो पहले देते थे आर्टिकल 370 के बाद वो भी सब खत्म हो गया। तो ये पैसा आता कहाँ से है? तो एक ही कंट्री है जो उनको दे सकती है और वो है पाकिस्तान। तो हमेशा पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया में अटैक करने के लिए वॉर भी लड़ी। 1948 में वॉर लड़ी, 65 में लड़ी, 71 में लड़ी और लास्ट में कारगिल में लड़ी और सब वॉर वो हारा है। और इसीलिए अब वो यही सोचता है कि कैसे इंडिया को पीठ पे वॉर करके इंडिया को परेशान किया जाए, इंडिया तंग आ जाए और जब इंडिया तंग आ जाएगा तो कश्मीर को आजाद कर देगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि आज दुनिया भर के सामने कटोरा लेके खड़ा है। वर्ल्ड बैंक उसको पैसा नहीं देता, अमेरिका आज तक उसको पैसा देता था, लोन देता था, डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद वो भी पैसा बंद हो गया। IMF नहीं देता, अब एक ही कंट्री उसको सपोर्ट करती है और वो है चाइना। और इसीलिए सपोर्ट करती है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन है। तो दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए चाइना और पाकिस्तान आज अच्छे रिलेशन है चाइना के पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। वहाँ की पॉपुलेशन भी 40 करोड़ है। ठीक है, तो बड़ा मार्केट है चाइना, वहाँ पे हाईवे बना रहा है, डैम बना रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टेररिज्म जो होता है वो किसी धर्म के साथ लेना देना नहीं होता है। हम हमेशा टेररिज्म को धर्म के साथ जरूर जोड़ देते हैं, लेकिन वो गलत है। टेररिज्म इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। तो दुनिया भर के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल पाकिस्तान का ही। अब देख लो, जहां पे भी आतंकवादी को पाला गया है या फिर आतंकवादी एक्टिविटीज की है, ठीक है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ा। ओसामा बिन लादेन कहाँ पे पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। ठीक है, दाऊद इब्राहिम कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। मोहम्मद हफीज कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। मतलब ये कि जो टेररिस्ट है ये पाकिस्तान का हब है और इसीलिए आज वो देश सबसे अलग हो गया है। वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम लो है, FDI नहीं आता है, फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, उसकी जो करेंसी है वो बहुत कमजोर हो गई है, फॉरेन डेट बढ़ चुका है। मतलब वो डूबता हुआ जहाज है, जो भी उसमें सफर करेगा वो डूबेगा, जो भी उसका प्रधानमंत्री बनेगा कितनी भी कोशिश करेगा नहीं डूबेगा, मतलब डूब जाएगा। तो टेररिज्म इज रिलेटेड टू वायलेंस। ठीक है, तो टेररिज्म हमेशा वायलेंस एक्टिविटी होती है which opens the principle of which openly violate the principle of live and let live। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, जियो और जीने दो। ठीक है, लेकिन आतंकवादी लोग ये बोलते हैं कि ना हम जिएंगे ना किसी को जीने दें। ठीक है, क्योंकि कई बार टेररिस्ट अटैक भी होते हैं, वो खुद सुसाइड अटैक भी होते हैं। एक आतंकवादी आता है, एक बॉम्ब पहन के आता है, अपने आप को भी मार देता है और दूसरे हजार लोगों को मार देता है। तो इसलिए ये लोग हमेशा प्रिंसिपल के अपोज में है, लीव एंड let। टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइज है, मतलब वेल प्लान है, पूरी प्लानिंग से आते हैं। आपको पता होगा कि जब 26/11 में जो टेररिस्ट इंडिया में घुसे थे पूरा प्लानिंग से आए थे। ठीक है, उनको बोर्ड के रास्ते में मुंबई सेंट्रल पहुंचे, फिर वहां से खाना वाना खाया, फिर सब तैयारी के साथ उनके बैग के अंदर ड्राई फ्रूट थे, बॉम्ब से, गोलियां थी, बंदूक थी, सारी चीजें पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनको पता है कि कहाँ जा रहे हैं, पहले ताज होटल पे अटैक करेंगे, फिर वहां से यहाँ जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे। ये सब प्लानिंग था। तो टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड एंड डेलिब्रेट वायलेंट, एग्जाम रूप से किया गया एक्टिविटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 6-7 सालों में हमने क्या देखा है कि आतंकवादी हमले अब सिर्फ कश्मीर तक ही लिमिटेड हो गए हैं। ठीक है, लेकिन पहले पूरे इंडिया में होते थे। बेंगलोर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अहमदाबाद में हुए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुए। ठीक है, हर जगह में हमने टेररिस्ट की एक्टिविटीज देखी है। लेकिन 6-7 सालों में अब वो पाकिस्तान, अब वो ज्यादातर कश्मीर तक लिमिटेड हो गए हैं। ठीक है, engage in violent activity like suicide attack करते हैं। suicide attack मतलब खुद को भी मार देंगे और दूसरों को भी मार देंगे। तो इन बॉम्ब फेंकते हैं, वेपन छुपाते हैं, किडनैप करते हैं, हाईजैक। ठीक है, एरोप्लेन का हाईजैक भी हुआ था इंडिया में 2001 में। एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक किया था टेररिस्ट ने। ठीक है, सुसाइड अटैक करते हैं, स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज इंडिया में, ये सारी एक्टिविटीज की जाती है टेररिस्ट। ओके, एक बार रीड करो, कहीं डाउट है तो फिर हम बोलते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के।
सर कावर्डाइज मतलब? कॉवर्डाइज मतलब डरपोक, डरपोक जो होता है वो टेररिस्ट डरपोक होते हैं, पीठ पे और पीठ पे वार करते हैं, सीने पे नहीं करते। स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग। स्मगलिंग, स्मगलिंग का मतलब होता है इलीगल तरीके से कोई भी गुड इंडिया में आना, और नार्कोटिक ड्रग्स मतलब जिसके लिए रिया चक्रवर्ती जेल में गई है, मतलब कि जो ड्रग्स बैन है, कोकीन, ब्राउन शुगर, इस तरह के जो हार्मफुल ड्रग्स है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया है, अगर कोई इसको कंज्यूम करता है या उसकी ट्रेडिंग करता है तो वो क्राइम है, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स। अब देखो ओके सर। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म। अब रिबेलियन, रिबेलियन और टेररिज्म में क्या फर्क है? अब रिबेलियन का मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शोले का गब्बर, ठीक है, शोले का गब्बर भी तो आतंकवादी जैसा ही था, और टेररिज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब रिबेलियन, रिबेलियन और टेररिज्म दोनों में क्या डिफरेंस है? तो रिबेलियन इज अ नेशनल प्रॉब्लम, रिबेलियन एक नेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब जैसे चलो गब्बर यहाँ पे सेट नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा शायद कि इंडिया में हमको हमेशा ऐसा लगता है कि इंडिया का मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंडिया के दूसरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड पे है। जो स्टेट के मैं नाम बोल रहा हूँ उसके बारे में जरा सोचना, आपको आपने कभी सुना भी होगा, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और एक रह गया, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। 7 हाँ, 7। तो ये जो 7 स्टेट है, यहाँ पे आपको नहीं पता कि यहाँ पे बहुत गंदा आंदोलन चल रहा है, बहुत बड़ा रेबेलियन चल रहा है। आपको पता है ये जो 7 स्टेट है, पहले ये 7 का एक ही स्टेट होता था, 7 का एक ही स्टेट होता था, उस स्टेट का नाम था आसाम। ये जो मैंने 7 स्टेट बोले ना, ये स्टेट नहीं थे, ये एक ही स्टेट था जिसका नाम था आसाम। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वैसे देखने जाओ तो बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है, बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज से गिफ्टेड है, इतने घने जंगल है, इतने वाइल्डलाइफ है, इतनी बायोडाइवर्सिटी है जिसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन हमेशा ये इग्नोर किए गए, ठीक है। यहाँ पे आज भी ज्यादातर लोग आदिवासी है, ट्राइबल पीपल, तो उनका जब डेवलपमेंट नहीं हुआ आजादी के बाद 10-20 साल तक उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो लोगों ने ठान लिया कि अब उनको देश से अलग होना है। उन्होंने रिबेल किया, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जंग छेड़ दिया था, एक समझ जंग छेड़ दी, जैसे आज पाकिस्तान में हो रहा है। कश्मीर के लोग रिबेलियन बन गए, कश्मीर बोलता है कि इंडिया जाओ यहाँ पे, ठीक है, इंडिया की आर्मी को वो लोग इग्नोर करते हैं, इंडिया की आर्मी को मारते हैं, तो वो अब रिबेलियन बन गए, ठीक है। तो रिबेलियन क्या होता है कि जब एक ग्रुप के लोग अपने अपने मकसद के लिए काम करते हैं, उसको रिबेलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, आसाम में ऐसा ही हुआ था, ठीक है। ये लोग चाहते थे कि वो इंडिया से अलग हो, ठीक है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको कभी अलग होने नहीं दिया। उनको क्या किया, उनको बोला कि हम आपको अलग स्टेट देंगे ताकि आपका डेवलप है। इसीलिए ऐसा करते करते हमने 7 स्टेट बना दिए, ठीक है। वैसे ही कश्मीर का डेवलपमेंट करने के लिए हमने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाई, अब जाके यूनियन टेरिटरी बनाई आफ्टर आर्टिकल 370, ताकि कश्मीर के लोग भी रिबेल ना करें, ठीक है। तो टेररिज्म और रिबेलियन में बहुत डिफरेंस है। रिबेलियन जो होता है वो देश का लोकल प्रॉब्लम होता है, और जो टेररिज्म होता है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब जैसे दाऊद इब्राहिम है, फिर हफीज है, या उसामा बिन लादेन है, ये सब प्योर आतंकवादी है, ये सब दुनिया भर में अटैक करते हैं, ठीक है। तो रिबेलियन इज अ नेशनल प्रॉब्लम, जबकि टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। इट इज स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ। ऐसे बहुत सारे रिबेलियन आए हैं पिक्चरों में, अगर हम देखें तो अलग अलग डाकू होते थे पुराने जमाने में, जक्का डाकू, ठीक है, फिर गब्बर, वीरप्पन, पूनम देवी, इस तरह के जो डाकू वाकू होते थे वो लोग रिबेल कर रहे थे। पता है वीरप्पन भी ऐसा एक बहुत बड़ा डाकू था जो वहां के लोगों के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी गवर्नमेंट से, फिर वो मारा गया, ठीक है। लेकिन कोई पर्टिकुलर रीजनल लेवल पे फैले होते हैं, जैसे मैंने आसाम का एग्जांपल लिया, तो वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, वो बाकी के स्टेट में काम नहीं कर रहा है, ठीक है।
इट इज टेररिज्म जो होता है वो अलग होता है। टेररिज्म इज अगेंस्ट ओन कंट्री, एक कंट्री के खिलाफ भी हो सकता है या अदर कंट्री के खिलाफ भी हो सकता है, और वो इंटरनेशनल लेवल तक स्प्रेडेड होता है। जैसे जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है, 26/11 का अटैक हुआ था, तो जब उसके जब जब सारे उसके सबूत हमने चेक किए तो पता चला था कि ये खाली पाकिस्तान से तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ तक इसके तार पहुंचे हुए हैं। ठीक है, मतलब सब कहीं ना कहीं से किसी ने प्लान किया, किसी ने फाइनेंस किया। तो होता क्या है, दिखता है वो लोग, लेकिन उसको सपोर्ट सब जगह से मिलता है। ठीक है, तो इट इज कैरिड आउट। रिबेलियन में लोग तो विफल होते हैं। जैसे हम आसाम का एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ के आदिवासी लोग जो थे वो उन्होंने अपनी फौज बनाई थी, वो एक लोकल पीपल की फौज थी। लेकिन टेररिज्म को बाहर से सपोर्ट मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कश्मीर में जो चीज हो रही है वो टेररिज्म है, क्योंकि उनको पैसा पाकिस्तान से आता है। ठीक है, लेकिन आसाम में और ये सब में पाकिस्तान से नहीं आता है, क्योंकि वो पाकिस्तान से काफी दूर है। अगर पाकिस्तान उनका पड़ोसी होता तो वहां से भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो दैट मे और नॉट गेट लोकल सपोर्ट। टेररिज्म को लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी मिलता भी है। जैसे आपने देखा 26/11 का जो अटैक हुआ था, उसमें कोई लोकल सपोर्ट नहीं था। लेकिन आपने जो पिक्चर देखा हॉलीडे में जो देखा, हॉलीडे अक्षय कुमार वाली, उसमें आपने देखा होगा कि उनको लोकल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, वो जब एक टारगेट चूज करते हैं तो अलग अलग लोग उसको पूरा करते हैं। ठीक है, जिसको हम स्लीपर सेल बोलते हैं। तो हो भी सकता है कुछ एक्टिविटी में लोकल सपोर्ट मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। जो अहमदाबाद में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उन्हें लोकल सपोर्ट नहीं मिला था। ठीक है, उसमें यहीं के 2-3 लोग थे जिन्होंने पहले पूरा प्लानिंग किया कि कहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, फिर वहां पे उन्होंने बॉम्ब प्लान किए, तो ये लोकल सपोर्ट था। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रिबेलियन इज हिंडर। ठीक है, मतलब होता क्या है कि इससे डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अब जैसे पाटीदारों का आंदोलन हुआ, वो भी एक रिबेलियन ही था। ठीक है, अब पाटीदारों का जो आंदोलन हुआ, अगर ऐसा मान लो ये चलता ही रहे तो देश स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा। जब आंदोलन होगा तो बसें जलाई जाएगी, बस स्टैंड जलाए जाएंगे, पुलिस स्टेशन जलाए जाएंगे, गवर्नमेंट बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, स्टेट आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीज तो हुआ, आसाम क्यों आगे नहीं बढ़ा, या वो 7 स्टेट आगे क्यों नहीं बढ़े, कश्मीर क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये जब इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो लोग वहां पे जाते नहीं। आज अपने को आसाम में जाने में डर लगता है, क्योंकि वहां पे सब मिलिटेंट है। ठीक है, कश्मीर में भी जब तो डर लगता है, वहां पे कभी आतंकवादी हमला हो सकता है। तो टूरिज्म नहीं होगा, टूरिस्ट वहां जाएंगे नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, पब्लिक आएगी नहीं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो वो ऐसे देखा जाए तो कश्मीर को जन्नत बोला जाता है, हेवन बोला जाता है, हेवन ऑन अर्थ। लेकिन आज ऐसी कंडीशन है कि वहां पे लोग जाते नहीं है, हेवन को देखने भी नहीं जाते। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन की वजह से जो स्टेट है वो आगे नहीं बढ़ पाता, देश भी आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, आप देखो कि इंडिया में आईपीएल होता है। ठीक है, अभी चालू होने वाला 19 सितंबर से दुनिया भर के प्लेयर्स इंडिया में आके क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया भर की मीडिया इंडिया में आती है, दुनिया भर की एडवर्टाइजमेंट इंडिया में होती है। कितना करोड़ों रुपए का बिजनेस है पूरा। अगर सोचो इंडिया में आतंकवादी हमले होंगे तो कोई भी क्रिकेटर इंडिया में खेलेगा नहीं। अभी भी हम कोरोना से की वजह से ये जितनी भी मैचें है कोई इंडिया में नहीं है, सब दुबई में हो रही है। ठीक है, दुबई में हो रही है, इसका मतलब ये कि टेररिज्म की वजह से जो आज हम देख रहे हैं कि आज इंडिया में कितना सारा बिजनेस जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, मतलब अगर ये सारी मैचें इंडिया में होती तो कितनी सारी लोकल कंपनीज को मौका मिलता काम करने का, कितनी सारी प्राइवेट कंपनीज को काम मिलता। ठीक है, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो टेररिज्म की ऐसा ही है, टेररिज्म की वजह से दुनिया भर की कंट्री आपकी कंट्री में आएगी, पैसा ही नहीं लगेगा, और इसकी वजह से देश गरीब होता जाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री suffering from terrorism is hindered. Thus, we see that rebellion originates from local dissatisfaction and there is no such affection. ठीक है, जो जब लोकल लोग दुखी होते हैं तब रिबेलियन होता है, लेकिन जब दूसरी कंट्री से सपोर्ट मिलता है, ठीक है, और जब वो अलग अलग देश में जाके अटैक करते हैं तो वो टेररिज्म होता है। और आज इंडिया दोनों से लड़ रहा है। आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं या चाइना से लड़ रहे हैं, नहीं, इंडिया रिबेलियन से भी लड़ रहा है। आज भी नॉर्थ ईस्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आज भी नॉर्थ ईस्ट की बहुत प्रॉब्लम है, आसाम की, मणिपुर की, मेघालय की। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा उसके बारे में, तो आज इंडिया दोनों प्रॉब्लम से लड़ रहा है, रिबेलियन से भी लड़ रहा है, टेररिस्ट से भी लड़ रहा है। ठीक है, एनी डाउट देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लास्ट लाइन फिर से समझाना। Thus we see that इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सर हिंदी रीड में कौन सी लाइन? सर ये नक्सलवादी कौन The होता है? last line. Thus we see that rebellion originates. हिंदी रीड में लोकल डिससेटिस्फेक्शन, जब लोग डिससेटिस्फेक्शन होते हैं, जैसे पाटीदारों में क्या हुआ, जब पाटीदार के लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए तब उन्होंने हमला किया। ठीक है, तो रिबेलियन हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, ये हमारे देश में कभी गुज्जर के अटैक होते हैं, ठीक है, कभी ओबीसी के होते हैं, इस तरह के आंदोलन चलते हैं। तो जब लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं तब ऐसा रिबेलियन देखा जाता है। लेकिन टेररिज्म में ऐसा नहीं होता है। टेररिज्म में बाहर से लोग आते हैं। फिर और कोई? सर हिंदी रीड में फाइंड हाँ सर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फाइंड रेट हिंदी रीड में लास्ट लाइन लास्ट लाइन, रिबेलियन इज हैंडल्ड हाँ, हिंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ रिबेलियन, हिंडर ये वाला ना। यस सर अब यस देखो, सर अगर अभी गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात में जब पाटीदारों का आंदोलन हुआ था तो आपको पता होगा 3-4 दिन कर्फ्यू लग गया था। एएमटीएस की बसें जलाई गई थी, बीआरटीएस के बस स्टॉप को जलाया गया था। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे स्टेट को कितना नुकसान हुआ होगा, कितने लोगों के धंधे बंद हो गए होंगे, कितने लोगों की नौकरियां चली गई होगी। ठीक है, उसके अलावा जब मान लो ये तो हमने 2-6 महीने में इसको शांत कर दिया, लेकिन सोचो ये 2017 से चलते चलते आज भी ऐसा ही होता तो कौन सी कंपनी, मैकडोनल्ड है या राजन्स है या बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, कौन सी कंपनी गुजरात में आएगी, अहमदाबाद में आएगी? क्यों अहमदाबाद में लोग भी क्यों आएंगे जब इस तरह का एक्टिविटी होती है? आज अहमदाबाद में लोग क्यों गांव से छोड़ छोड़ के आते हैं? ताकि चलो अहमदाबाद में प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अहमदाबाद में अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो जितने लोग हैं वो भी छोड़ छोड़ के गाँव चले जाएंगे। तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? जब बाहर से लोग आएंगे, बाहर से पैसा आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, तो देश आगे बढ़ेगा, तो स्टेट आगे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पे रिबेलियन होगा वहां पे नहीं बढ़ेगा। कश्मीर में क्यों ऐसा होता है? कश्मीर में यही प्रॉब्लम है कि वहां पे लोग रिबेल कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता है तो टेररिज्म भी है वहां पे, इसीलिए वो स्टेट का आगे डेवलपमेंट ही नहीं है। बाकी देखने जा रहे तो वो जन्नत है, कश्मीर को जन्नत बोलते हैं। इतना बड़ा ग्लोबल टूरिज्म हम चाहते तो उसको स्विट्जरलैंड बना सकते हैं, लेकिन वो स्विट्जरलैंड ही है। लेकिन कौन आता है? खाली इंडिया के लोग घूमने जाते हैं, बाहर का लोगों को आता ही नहीं। चाहते ना तो उसको हम स्विट्जरलैंड बना, स्विट्जरलैंड भी यही है, स्विट्जरलैंड भी हिल स्टेशन है, ये भी हिल स्टेशन है। लेकिन इतनी प्रॉब्लम है, लोग जान की कोई कीमत ही नहीं है वहां पे, कोई भी कभी भी मार दिया जाता है। ठीक है, तो वो इसीलिए देखो कश्मीर का ये एग्जाम्पल है। अगर कश्मीर में सब शांति होती तो आज कश्मीर हमारे इंडिया का स्विट्जरलैंड होता, लेकिन नहीं है। उसका कारण यही है अबाउट रिबेलियन एंड टेररिज्म। टेररिज्म अटैक करने के लिए कोई कंट्री पैसे देती है? अमेरिका ही देती है। क्यों देती है? अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चलेगा, अब इंडिया में एक अटैक होता है, मानो अहमदाबाद में फिर से अटैक होता है, फिर हम क्या बोले, पाकिस्तान ने अटैक करवाया, पाकिस्तान का नाम आ गया, भले करवाया कि नहीं करवाया। अब क्या होगा, इंडिया वॉर के सिचुएशन में आ जाएगा, पब्लिक चिल्लाएगी, पाकिस्तान गालियां देगी, ये करेगी, फिर इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन हो जाएगा, गवर्नमेंट में प्रेशर आएगा, वहां पे भी प्रेशर आएगा। ठीक है, दोनों में टेंशन हो जाएगा, फिर वॉर की सिचुएशन। अब वॉर होगी तो होगा क्या? हमको अभी क्या हुआ, इंडिया चाइना में जो प्रॉब्लम हुआ उससे फायदा किसको हुआ? ना इंडिया को हुआ, ना चाइना को हुआ, फ्रांस को हुआ, रशिया को हुआ, अमेरिका को हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी अभी बड़े बड़े वेपन्स खरीदे, टैंक खरीदी, राफेल खरीदा, ये सब बाहर से खरीदा। अगर इंडिया चाइना झगड़ेंगे तो फायदा किसका है? फ्रांस का फायदा है। अभी 50 राफेल दिए और 50 मंगाएंगे, फायदा फ्रांस को मिलेगा। तो कई बार तो जानबूझ किया जाता है, टेंशन क्रिएट की जाती है, ताकि टेंशन क्रिएट हो तो लोगों की इंडस्ट्री चले, बिजनेस चलेगा। ये टेररिज्म जो हुआ है, ये ओसामा बिन लादेन ने जो अटैक किया था 26/9/11 का, सबने ये तो सोच लिया कि भाई ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अमेरिका ने क्या किया था, क्यों ओसामा बिन लादेन को अटैक करना पड़ा, ये किसी ने नहीं सोचा। अमेरिका ने जो भी सऊदी अरेबिया तो नहीं, इराक या अफगानिस्तान में जहाँ पे
तेल के कुएं थे, पेट्रोलियम था जहाँ पे, वहां पे उन्होंने अटैक किए थे और जमीन को हड़प दिया था वहां के तेल के चक्कर में, तेल लेने के चक्कर में, बिजनेस करने के लिए। इसी वजह से बहुत सारे इनोसेंट पीपल मर गए थे, बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। तो उसके वजह से ओसामा बिन लादेन खड़ा होता है, आतंकवादी बनता है, अपना ग्रुप तैयार करता है और फिर अमेरिका से बुला लेता है। आतंकवादी पैदा होकर नहीं आता, हम ही आतंकवादी बनाते हैं। ठीक है, सोचो एक परिवार है, 5 लोग है, ठीक है, अब कोई भी इंडियन आर्मी या किसी ग्रुप के लिए, ग्रुप जैसे गोधरा कांड में हुआ, अब गोधरा कांड की वजह से गुजरात में कितने लोग आतंकवादी बन गए थे। गोधरा कांड जब हुआ तब कितने लोग को जिंदा जला दिया था, घर में घुस के हिंदुओं ने मुसलमानों को जिंदा जला दिया, मुसलमान ने हिंदू को जिंदा जला दिया। अब सोचो एक घर में 4 जन का परिवार है, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी का बच्चा, ये सबको जिंदा जला दिया हो और एक आदमी बचाओ, एक फादर बचाओ, उसके अंदर कितना हेट्रेड होगा। क्या बोलेगा वो कि भाई हिंदुओं ने मेरे परिवार के सारे लोगों को जला दिया। अब वो बदला लेगा, बदला लेने के लिए वो कोई ना कोई टेररिस्ट कैंप में जाएगा, तो ऐसे लोगों की तो उनको जरूरत ही होती है। तो यही होता है, टेररिज्म बनाते हम ही, टेररिज्म पैदा होकर नहीं आते, टेररिज्म हम ही बनाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि खून का बदला खून करेंगे तो पूरी दुनिया ऐसे ही तबाह हो जाएगी। तो जब भी कोई ऐसी एक्टिविटीज होती है, दूसरे भी लीगल ऑप्शन है। ठीक है, अभी जैसे गोधरा कांड में जितने भी लोग थे, जितने भी कल्प्रिट थे, जितने भी गुनहगार थे, सबको सजा हो गई है, लेकिन टाइम लगता है। जुडिशरी है, स्लो टाइम करती है, लेकिन टाइम लगता है। तो कहने का मतलब जब लोग खून के बदले खून का फिलोसॉफी पे आते हैं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नक्सलाइट मूवमेंट, अब ये जो है ये वही है जो हम नॉर्थ ईस्ट में देखे। Inspired by the Chinese Revolution and the leadership of Mao Zedong, some Naxalites started the insurgency in India. ठीक है, अब माओ सेडुंग ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी था। मतलब ये कि जो इंडिया 1962 में वॉर लड़ा था चाइना के साथ, जिसमें हमारी हार हुई थी, उसमें रिस्पॉन्सिबल यही था माओ सेडुंग। ये वहां का हम बोल सकते हैं कि होम मिनिस्टर नहीं, डिफेंस मिनिस्टर था। ठीक है, और वो इंडिया को सबक सिखाना चाहता था, जिसके वजह से इंडिया का 1962 में वॉर हुआ। चाइनीज इतने अंदर इंडिया के अंदर घुस गए थे कि इंडिया की हालत खराब हो गई थी कि ये ऐसे घुसते गए तो दिल्ली तक पहुंच गए। ठीक है, लेकिन फिर इंडिया ने अमेरिका से मदद मांगी, यूके से मदद मांगी, और जब तक वो मदद करते तब तक चाइनीज अपने आप ही वापस चले गए और उन्होंने कश्मीर का 1/3 पार्ट ले लिया था, जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। तो वहां से उन्होंने इंडिया के अंदर भी इंसर्जेंसी की शुरुआत कर दी थी, और इसकी शुरुआत हुई थी 1967 इन वेस्ट। वापस ज्वाइन होना है? नहीं चलेगा। The fierce big ideology of Naxalism originated in Naxalbari. इसका नाम नक्सलिज्म इसीलिए है क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो नक्सली विलेज है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन शुरुआत भले बंगाल से हुई, लेकिन आज झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जगह फैल गया है। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये वो लोग हैं जो सिर्फ सोशलिज्म में बिलीव करते हैं। सोशलिज्म का मतलब ये कि मतलब जैसे आज हम देखते हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है। जो अमीर है वो मेहनत कर रहा है, वो दिमाग लगा रहा है, पढ़ा लिखा है, इसीलिए वो अमीर है। लेकिन इनके हिसाब से क्या होता है कि सब कॉमन होना चाहिए, कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा मिलना चाहिए। तो ये फिलोसॉफी की वजह से आज इन्होंने अपना एक टेररिस्ट ग्रुप बना लिया है, जिसको हम बोलते हैं PWG, पीपल्स वॉर ग्रुप, और दूसरा है माओइस्ट कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिस्ट सेंटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि देखो नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है, ये सब वहाँ के लोकल मिलिटेंट ग्रुप है। मिलिटेंट ग्रुप मतलब मिलिट्री नहीं, वहाँ के आतंकवादी लोग हैं। ठीक है, जो हम रिबेलियन बोलते हैं ना, ये सब वहाँ की, ये सब लोकल फौज है वहाँ की, जो इंडियन आर्मी से लड़ रही है। ये सब देखो, ये सब जो नाम दिए हुए, ये सब इंडियन आर्मी से लड़ रही है। ठीक है, जैसे आपने कुछ नाम तो सुने ही होंगे, कश्मीर में लश्कर-ए-तोयबा, ठीक है, इंडियन मुजाहिदीन, ये सब जो तुमने नाम सुने हुए, जैसे ये सब लोकल आर्मी है जो इंडियन आर्मी से डायरेक्ट अटैक कर रही है। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे और चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके सर, बाय। कल कोई लेक्चर नहीं है मेरा। ठीक है, ओके सर।
Okay. Bye, sir. Have a nice day. Bye. Bye, sir. Bye, Have a sir. nice day.